2020 में पास आउट हुए हैं और अभी 2025 चल रहा है। यस सर। ये 5 साल के अपने सफर के बारे में बताइए, क्या रहा? सर कॉलेज के बाद से मैं तैयारी कर रहा था इस एग्ज़ाम की। और सर इसके पहले भी मैंने, ये तीसरा प्रयास है मेरा और दूसरा साक्षात्कार है, तो मैं इसकी तैयारी करता रहा। तो मैं आपका उद्देश्य सीजीपीएससी ही था या अचानक से टेक्निकल फील्ड में सक्सेस नहीं दिखी तो यहाँ आ गए? सर मेरा अभी सर अभिरुचि भी थी। और कॉलेज के बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि सर यहाँ ना कार्यों की विविधता थोड़ी ज़्यादा है। और एक जॉब सेटिस्फेक्शन जो मुझे लगा कि यहाँ मुझे ज़्यादा मिल सकते हैं। तो ये तो आप सामान्य ग्रेजुएशन करके भी कर सकते थे यदि शुरू से आप इसी फील्ड में आना नहीं चाहते थे। सर, शुरू में सर मैंने ऐसा नहीं सोचा था। हाँ। कॉलेज के लास्ट लास्ट ईयर में मुझे ऐसा लगा कि मैं कर सकता हूँ। तो क्यों लगा ऐसा? कौन सा घटना आपको दिखा? सर इस जॉब, इस सर्विस के बारे में जानने को मिला। पहले उतना ना आइडिया था, ना ही इतनी मेंटालिटी थी, ना कुछ पता भी नहीं था मेरे स्कूल के दौरान। फिर हम्म। कॉलेज के एंड में पता चला कि ऐसे जॉब होती है, ऐसी सर्विस होती है, इसमें ऐसी ये फील्ड मिलती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, लोगों से जुड़ने को मिल सकता है, अलग अलग डाइवर्स फील्ड में काम करने को मिलेगा। तो वो ज़्यादा मुझे आकर्षित किया। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन सीजीपीएससी की हर पोस्ट में तो है नहीं, यस सर। लिमिटेड पोस्ट में। बिल्कुल कौन कौन सी है वो पोस्ट? सर। डिप्टी कलेक्टर और नायब तहसीलदार और डीएसपी में भी है सर। ठीक है। तो आपको अगर कोई और पोस्ट मिली तो आपका उद्देश्य तो पूरा नहीं होगा। सर निश्चित तौर पे कह सकते हैं, पर सर हर पोस्ट की अपनी अपनी एक वैल्यू है। हम्म। और जो भी मिलेगा मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। जैसे आपने तीसरी प्राथमिकता में डीओ रखा है, जिला आबकारी अधिकारी। जी सर। इसे तीसरे नंबर पे रखने का कारण? सर वो भी फील्ड वर्क, फील्ड जॉब है। फील्ड जॉब है? यस सर। बस इतना ही, फील्ड जॉब है? तो फील्ड जॉब के साथ साथ सर मैं जनरली जो अपना बनाया हूँ प्रेफरेंस, हम्म। वो फील्ड पे बेस्ड बनाया हूँ, कंपेरेटिवली डेस्क जॉब। तो मैंने जनरली डेस्क वाले सभी को नीचे कर दिए और फील्ड वाले सभी जॉब्स को ऊपर किए। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप डेस्क जॉब बेहतर नहीं कर पाएंगे और फील्ड जॉब ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे? सर मेरी अभिरुचि फील्ड जॉब में ज़्यादा करने की है। हम्म। तो अगर मुझे ऐसा रैंक आते तो मैं निश्चित तौर पे करना चाहूँगा। ठीक है, मतलब फिजिकली फिट इंसान है आप, साइकिलिंग, मेडिटेशन करते हैं सब। बिल्कुल सर। सूर्य नमस्कार के बारे में सुना है आपने? जी सर। क्या होता है सूर्य नमस्कार? सूर्य नमस्कार सर एक क्रिया है बोल सकते हैं हम योग की, जिसमें हम 12 चरणों में करते हैं। अच्छा, 12 चरण में एक चरण का नाम पता है, पहले चरण का? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा नहीं सर। रिकॉल कर पा रहे? मेडिटेशन में क्या करते हैं आप? इस किसी विशेष विधि का नाम है कुछ यहाँ पर, या आप बस शांत रहते हैं? सर मैं नॉर्मल मेडिटेशन करता हूँ, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में बोल सकते हैं। नॉर्मल से हम अवस्था में बैठते हैं, हम्म। अपना एक अपने मस्तिष्क को एक बिंदु में केंद्रित करने का प्रयास करता हूँ और हम्म। फिर अपनी सांसों में ध्यान देता हूँ। क्या फायदा मिलता है इससे आपको? तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। कंसंट्रेशन बढ़ता है, और? और सर थोड़ा धैर्य हो सकते हैं, या तुलनात्मक रूप से सर मानसिक संतुलन थोड़ा बेहतर, कि अगर मैं पढ़ाई या किसी जॉब की भी करूँ तो मुझे थोड़ा बेहतर फील होता है कंपेरेटिवली मेडिटेशन जब नहीं करता। क्या आज के युवा को मेडिटेशन की जरूरत है? बिल्कुल सर। क्यों क्यों लगता है आपको ऐसा? सर मेडिटेशन मेरा मानना है कि हर आयु वर्ग के लोगों को जरूरत है। क्योंकि सर इससे ना मतलब जीवन के प्रति एक सोच, या मैं कहूँ तो सर आत्मचिंतन का एक समय भी कह सकते हैं ये इसमें। युवा वर्ग को, मुझे लगता है पहले तो करियर निर्माण ही करना चाहिए, उसके बिल्कुल बाद फिर ये सब कार्य करे, ज्यादा बेहतर है, समय वहां पर लगा। सर। बिल्कुल सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। पर सर इसमें 15 से 20 मिनट या 25 मिनट लगते हैं। और साथ ही साथ में सर इससे लाभ होता है, सर फोकस बढ़ता है। तो उससे सर हमारी एग्जाम निकालने या करियर में आगे बढ़ने के चांसेस भी बढ़ते हैं। और अपनी जो डेली एक्टिविटी, चाहे मैं जो भी करूँ, युवा कुछ भी करे, वो उसमें अधिक फोकस होगा, अधिक केंद्रित होगा, एक बेटर वो चीज़ों को समझ पाएगा, उसके रिएक्ट कर पाएगा। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सभी के लिए लाभकारी है। ठीक है। आर्ट ऑफ लिविंग कह रहा हूँ मैं। आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में सुना आपने? यस सर। आर्ट ऑफ लिविंग क्या है? सर एक मेडिटेशन रिलेटेड ही एक एरिया कह सकते हैं मेडिटेशन रिलेटेड। इसमें मोस्टली हम अपने लाइफ में जैसे रेगुलर एक्टिविटीज के माध्यम से एक्ट ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग में मेडिटेशन ही एक इम्प्लीमेंट करते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग से संबंधित जो सबसे चर्चित व्यक्ति है, क्या नाम है उनका?
सदगुरु। सदगुरु है पक्का? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा। सदगुरु के फाउंडेशन का क्या नाम है? ईशा फाउंडेशन। ईशा फाउंडेशन। और आर्ट ऑफ लिविंग ये भी एक फाउंडेशन, जी सर, इसके मैं फाउंडर कौन है? सर मैं क्षमा चाहूंगा, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मुझे ये बताइए, आ, छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में रजत जयंती समारोह मनाया गया, स्थापना को 25 वर्ष पूरे हो गए। बिल्कुल सर। ऐसा कौन सा क्षेत्र आपको दिखाई देता है जिसमें छत्तीसगढ़ 25 साल पहले भी जहां था आज भी वही? सर लगभग सभी क्षेत्रों में हमने तरक्की की ही है। हम्म, तो अभी मुझे ऐसा एग्जैक्ट रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर मैं कि कोई ऐसा पिछड़ा क्षेत्र है जो आज भी उसी स्थिति में। कोई क्षेत्र नहीं है, हर क्षेत्र में हम तरक्की कर डाले। सर कुछ किसी किसी क्षेत्र में हमने कम तरक्की की है, पर की तो सब में है। सब में की है, बिल्कुल श्योर सर। हैं आप? सर आपको विश्वास है कि आपको पता है? सर मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ, बिल्कुल हमने सब में, किसी में कम किए, किसी में ना ग्रोथ प्रतिशत ज्यादा है। पर ऐसा नहीं है कि हमने किसी क्षेत्र को अभी छुआ है कि विकास उतनी नहीं हो पाई है। ठीक। जैसे कि आपकी हॉबी है साइकिलिंग और मेडिटेशन, यस सर। तो इसका आप प्रशासन में कैसे यूज करेंगे? हॉबी का तो मैम सिंपल है कि हम फोकस बढ़ा सकते हैं अपने कार्यों को, या किसी डिसीजन लेना है, या मैं कहूँ सर मानसिक थोड़ा स्थिरता ज्यादा रहे, तो जिससे जो भी प्रशासनिक दायित्व है तो उसको निर्वहन करने में हो। और साइकिलिंग का मैं कहूँ मैम तो पहले तो फिजिकली फिट, अगर मैं फिट तो सारे काम मैं करूंगा वो बिल्कुल अच्छे होंगे। और उसके बाद मैम साइकिलिंग से अलग अलग सीख मिलती है जिसको मैं लागू कर सकता हूँ। जैसे कि एक दो सीख बताइए। साइकिलिंग की पहली सीख होती है धैर्य। अगर किसी निश्चित स्थान में पहुंचना है और मोटरसाइकिल से लगेंगे 25-30 मिनट, पर साइकिल से हमको 30 से 40 मिनट लग सकते हैं, ज्यादा लग सकते हैं। तो उसमें एक धैर्य लगता है कि लक्ष्य के पैदल चलते हैं और धैर्य पड़े। नहीं सर, मैं सर साइकिलिंग के विशेष रूप से मैं कहना चाह रहा हूँ सर, मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर, पर एक धैर्य का एक देखने को मिलता है। और दूसरा सर मैम मुझे ऐसा लगता है कि एक निर्णय के प्रति एक दृष्टिकोण जो विकसित होता है साइकिल से। आपने जो प्रेफरेंस डाला है, आपको एज इट इज, मतलब जो आपका है टॉप 4, वो आपको मिल जाता है इनमें से कोई भी, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? आप किस क्षेत्र में काम करना चाहेंगे? जैसे आप डीसी बन जाते हैं सपोज, बिल्कुल। तो आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता क्या होगी? शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहूंगा। अच्छा, क्या करना चाहेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। पहले तो एक्सेसिबल अगर है, जो लोग नहीं चाहते या फिर जल्दी ड्रॉप आउट कर देते हैं उनको जागरूक करना, ताकि जो छोटे बच्चे हैं, जो युवा है, उनको पता हो कि अगर हम शिक्षित होंगे तो हम अपना और अपनों का भविष्य को बदल सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद उन कौशल विकास करके ना सिर्फ अपना विकास करेंगे बल्कि राज्य का विकास, देश के विकास में योगदान है। तो मेरा मानना है कि शिक्षा ही वो आधारभूत चीज है जिसको बदल के हम सब कुछ बदल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में आपको क्या क्या गंभीर समस्याएं नजर आ रही हैं? कोई 5 समस्या बताइए। पहला एक गरीबी अभी यहाँ, दूसरा शिक्षा का क्षेत्र में पिछड़ापन होना, तीसरा जो अभी नक्सल की छवि है जो समग्र विकास को प्रभावित कर रही है, चौथा नशाखोरी, पांचवा जनजातियों का पिछड़ापन। तो जैसे नशाखोरी की समस्या है यहाँ, बहुत ज्यादा शराब की प्रॉब्लम है, तो आप एसडीएम बन जाते हैं या आप डीओ बन जाते हैं, तो आप इसको कैसे इस समस्या से निजात दिलाएंगे? पहले हम ये कर सकते हैं कि जो नशा कर रहे हैं उनके लिए हम ज्यादा से ज्यादा नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना करें, उनको वहां लाए। दूसरा, हम जो जागरूकता ला सकते हैं अभियान के माध्यम से, चाहे वो नई सुबह हो, निजात कार्यक्रम हो, वैसे ही कार्यक्रम हर जिले तहसील स्तर पे लागू कर सकते हैं। तीसरा, धीरे धीरे हम इसको कम एक्सेसिबल बना सकते हैं, अगर शराब की जो दुकानें हैं उसको कम एक्सेसिबल भी कर सकते हैं। चौथा, हम कोशिश करेंगे कि चरणबद्ध रूप से धीरे धीरे ये कम हो, ताकि एक दिन पूरी तरह से अ, शराबबंदी की जा सके। लेकिन जैसे आप डीओ बन जाते हैं तो सरकार तो आपको टारगेट देगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा शराब बिक्री करानी है, फिर? अब डीओ का मैम सिर्फ एक नहीं, अनेक क्षेत्र में भी काम हो सकते हैं। अगर मैं नशाखोरी की बात करूँ तो उसमें हम लाइसेंसिंग के काम होते हैं, नकली शराब पे रोक लगाना, फिर नकली शराब से जो मृत्यु हो रहे हैं उसमें कमी होगी। और फिर खास में डीओ का भी एक काम ये भी होता है कि वो जागरूकता भी लाए कि नशाखोरी के क्या नुकसान है, इसे छोड़ने के क्या लाभ है। तो वो भी मतलब दोनों पहलू है मैम। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा
बेहतरी के लिए काम कर सकूं। तो ऐसे में तो सरकार का रेवेन्यू का लॉस होगा। लॉस तात्कालिक हो सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक जो लाभ होगा उसके सामने मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हम क्रमबद्ध रूप से तो कर ही सकते हैं। अच्छा, आपका मैथ्स सब्जेक्ट रहा है ना, तो मैथ्स के फील्ड में कोई प्राइज मिलता है यस नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे? मैम, एग्जैक्ट पुरस्कार में कोई आदमी अगर अनुमति दे तो मैं अनुमान लगा सकता हूँ। हाँ। रामानुजम पुरस्कार मिलते हैं। ठीक है सर, जी। अभी हाल ही में पाकिस्तान के साथ हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। जी सर। क्या जानते हैं आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? जो अप्रैल में पहलगाम अटैक हुआ था, उसके आतंकवादी जो घटनाएं थी, उस आतंकवादी को रोक लगाने, साथ ही साथ में उसके एक संदेश देने के लिए कि बदला मतलब प्रतिरोध या फिर हम आतंकवादी को सपोर्ट नहीं करते, पर उनके सपोर्ट करने वालों का खात्मा कर सकते हैं बिल्कुल सशक्त रूप से। उसका एक संदेश के रूप में हम ऑपरेशन सिंदूर किए और हमने आतंकवादी जो ठिकाने थे उन पर प्रहार करके आतंकवादियों का सफाया किया। हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तानी मिलिट्री को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और अचानक से फिर हमने सीज़ फायर किया। क्या सीज़ फायर करना ज़रूरी था या इस बार पूरा पाकिस्तान जीतना था? सर निश्चित तौर पे सीज़फायर करना ज़रूरी था, क्योंकि एकाएक पाकिस्तान जीतना तो डिप्लोमेटिक रूप से भी सही नहीं, और दूसरा हमारा उद्देश्य किसी राष्ट्र या वहाँ की जनता का सफाया करना नहीं, बल्कि आतंकवाद का सफाया करना है। हमारा उद्देश्य यही है कि हम वैश्विक शांति की स्थापना कर सकें और अपने जो नेबर राष्ट्र हैं, उनके साथ बेहतर संबंध बना सकें। नेवर राष्ट्र की अगर बात करें तो हाल ही में हमने देखा कि हमने अपने सारे नेवर कंट्रीज़ को खो दिया, मतलब कोई भी अब हमारा विश्वास पात्र नहीं रहा। रिसेंटली नेपाल के साथ भी हमारे विवाद हैं, पाकिस्तान के साथ तो शुरू से है, चाइना के साथ भी है। अभी रिसेंटली जो अब बांग्लादेश के साथ विवाद है, वो क्या विवाद है? बांग्लादेश में सर अभी सरकार परिवर्तन हुई है, उसके बाद का एग्जैक्ट विवाद सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। अच्छा, यूरोपियन यूनियन ने भारत की 2 रिफाइनरीज पर अभी प्रतिबंध लगाया हुआ है। क्यों लगाया है? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर रहा। आपने ट्रम्प की टैरिफ के बारे में सुना है? जी सर। जो इंडिया पे उसने लगाया है 50% का। ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं? फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं और टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स हैं, ज्वेलरीज है और फार्मास्यूटिकल सर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी कुछ करते हैं। क्या इस टैरिफ से इंडियन इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? सर निश्चित रूप से प्रभाव तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारे एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट करते थे हम वहाँ, और अभी नहीं होगा तो यहाँ के जो लोकल एक्सपोर्टर हैं जो और उसका निर्माण करते हैं उन पे प्रभाव पड़ेगा, फिर उससे जो रोजगार होते हैं उस पर प्रभाव पड़ेगा। हमारी जो डिप्लोमेटिक नीतियाँ हैं, वहाँ से कूटनीतिक संबंध, उन पर प्रभाव पड़ेगा। वहाँ रहने वाले जो इंडियन डायस्पोरा है उन पर प्रभाव पड़ेगा। सर प्रभाव तो इसके एकदम मल्टी डायमेंशनल पड़ेंगे। एक तरफ हम देखते हैं कि हम लोग अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस की पोजीशन पे हैं और अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ इसलिए लगाता है क्योंकि हम रशिया के साथ क्रूड ऑयल परचेस कर रहे हैं, और अगर रशिया से हमारे यहाँ ट्रेड सिचुएशन देखें तो हम लोग ट्रेड डेफिसिट की पोजीशन पे हैं। तो एक तरफ हमारा ट्रेड प्लस है, दूसरी तरफ ट्रेड डेफिसिट है, तो हम लोग ट्रेड प्लस को छोड़ के रशिया की तरफ क्यों कंटिन्यू करना चाहते हैं? सर हमारी जो 140 करोड़ की जनता है उनकी मांग है तेल, और हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है तेल। तो हम एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते बिल्कुल हम स्वतंत्र हैं कि हम कहीं से भी तेल लें। तो उस तेल को हम जहाँ से एक स्टेबल रूप से हमको मिलता है, तो हम निश्चित रूप से सर हम अपनी पहले आवश्यकता पूर्ति करेंगे, और हम किसी अन्य राष्ट्र के प्रभाव में आकर के डिसीजन लेना सही नहीं। जैसे तेल की बात आई तो अभी हम लोग रिसेंटली अपने तेल में 20% इथेनॉल मिला रहे हैं, ब्लेंडिंग कर रहे हैं उसमें। तो इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है? फायदा ये है सर कि हमारा जो लोकल प्रोडक्शन है इथेनॉल का वो बूस्ट होगा, और जो डिपेंडेंसी है पेट्रोल जो हम दूसरे उस पर कम है। साथ ही साथ में पेट्रोल के जो प्राइसेस है उसको कंट्रोल करने में भी बेनिफिट होगा। और दूसरी जो हम एक E20 नीति है जो 2030 तक हम करना चाहते हैं, जो वो भी अब कर ही चुके हैं, तो उसमें भी हमको ओवरऑल पूरा क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट को भी लाभ। अभी सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो चर्चा में है वो है इलेक्शन कमीशन।
इलेक्शन कमीशन के बारे में बताइए, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से? तो भारत के संविधान के भाग 15 में इसका उल्लेख है, अनुच्छेद 324 से 29 तक। इसमें हमारी जो भारतीय चुनाव आयोग है, एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है जो मुख्यतः चुनाव कंडक्ट कराने का कार्य करती है। इसके माध्यम से हम प्रेसिडेंट चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव का और अन्य कार्य भी करते हैं। स्वतंत्रता से कार्य करने से ही जुड़ा इलेक्शन कमीशन से विवाद है, वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट का। क्या डिस्प्यूट है ये अपॉइंटमेंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में? सर डिस्प्यूट ऐसा था कि सॉरी सर मेरे को आपने लिखा है बीटेक, यस है ना? बीटेक और बी में क्या डिफरेंट होता है? सर ऑलमोस्ट नाम का ही फर्क है। वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। अब बी को ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टडी के रूप में जो अपडेट किया गया वो भी क्या कहाँ से पढ़ाई किया आप? आचार्य ठीक। 17 नवंबर है, आज 17 नवंबर माने चलते हैं। आज आपका साक्षात्कार है, क्या प्रमुख दिन है? इंटरनेशनल स्टूडेंट डे और और राष्ट्रीय निर्गी दिवस है। ठीक, साइकिलिंग करते हैं? यस ठीक है, अभी भी करते हैं? बिल्कुल सर। साइकिल का 5 पार्ट का नंबर आया। पहला फ्रेम, टायर्स, स्पोक, हैंडल, चेन। छत्तीसगढ़ी आती है आपको? यस छत्तीसगढ़ी में 5 अंक बताइए। सॉरी सर 5 अंक। पाँव ला गोड़ कही थे, आँख ला आँखी कही थे, माथा ला कपार, दांत ला दाते का थे, और घुटना ला माड़ी, और कोहनी ला हुदा। ये कौन सा प्रयास है आपका? तीसरा प्रयास है सर। तीसरा प्रयास है। यस ठीक है, आप डीसी बन रहे हैं। ठीक है, आपका पोस्ट आपको डीसी का मिल रहा है। ठीक है, आपके एक दोस्त और है, उनको भी डीसी का पोस्ट मिला है, लेकिन तब मिलेगा जब आप छोड़ोगे। वो आपका एकदम खास दोस्त है। ठीक, घर परिवार स्थिति आपसे बहुत ही कम है, कमजोर है, और ये इसका लास्ट अटेम्प्ट है, और आपके पास अभी और आप अटेम्प्ट कर सकते हो, सब चीज कर सकते हो। ठीक है, धैर्य तो बोल रहे भाई, धैर्य थोड़ा रख ले यार, तेरा अगले बार भी हो जाएगा, मेरा तो इस बार लास्ट है, इसके बाद उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगा। तो क्या अपना पोस्ट उनको देना चाहोगे आप? सॉरी सर वो पहले से पोस्ट है ही नहीं दोस्त। नहीं है, पोस्टेड नहीं है, तैयारी कर रहे हैं आपके साथ सब चीज कर रहे हैं, आपसे घर से भी आपसे कमजोर है वो। तो उसको मेरे दोस्त को तो उसे पोस्ट मिल सकती है इसी के अलावा। नहीं, लास्ट चांस है, बता रहा हूँ। आप जब छोड़ोगे तभी उनको मिलेगा। तो आप मेरे को ये बताइए, आप उसको पोस्ट देना चाहेंगे, हाँ या ना? सर सर मैं क्यों? सर मैंने तो पढ़ाई मैंने अपने माता पिता का सपना ही पूरा करने के लिए किए। तो सर पहले मेरी प्राथमिकता वो है, उसके बाद अगर मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं निश्चित तौर पे ठीक, क्या करेंगे उसके लिए? तो आप डीसी बन गए तो उनके लिए क्या करेंगे? डीसी के नीचे वाले पोर्शन को अलॉट हो सकती है जो भी। चलो ठीक है, नया विधानसभा बना है। ठीक है, नया विधानसभा और पुराना विधानसभा में क्या डिफरेंट है? सर ये नई बिल्डिंग में काफ़ी हम कल्चरल बेस्ड चीज़ें को इन्वॉल्व किए हैं, टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इन्वॉल्व किए हैं, और सेफ्टी में काफ़ी बदला है। ये पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड है। आपको छत्तीसगढ़ी आती है? जी सर। जैसे कि आप एजुकेशन सेक्टर में काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो एक आपका पोस्टिंग है डीसी के रूप में। अब आपको सरकार बोल रही है गांव जाओ, वहाँ के लोग पढ़ते नहीं है, न पढ़ने भेजते नहीं है बच्चे को। तो आप एक गांव आए हो, और हम लोग सब लोग जो ग्रामीण हैं, तो हम स्कूल जाएं, ऐसा हमको समझा के बताइए आप छत्तीसगढ़ी में। पहले तो मैं सभी मन ला नमस्कार करूँ, ओकर बाद ये बताऊँ कि शिक्षा ले आप मन के और आप मन के लइका मन के पहले तो समग्र विकास होही, ओकर बाद जो मन के विकास नहीं हो पाते, शिक्षा जो आगे वाला नौकरी मिली वो मन के साथ आप मन के जिंदगी जो बदल। तो एकर सेती में मतलब पूरा कोशिश करूँ मनाए बर के कि कैसनो
कोशिश करो अपन बच्चा मन ला स्कूल भेजो और खर अपन नहीं तो पहले अपन लइका मन के जिंदगी ला सुधारो। आपने नई औद्योगिक नीति बारे में सुने हैं? जी सर। क्या है नई औद्योगिक नीति? नहीं होते हुए भी 2024 से 30 तक की यह लाई है। इसका प्रमुख उद्देश्य राज्य में उद्योग के क्षेत्र में विकास करना, निवेश को बढ़ाना, रोजगार को बढ़ाना और टेक्नोलॉजी आदि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को एक विकसित औद्योगिक राज्य के रूप में विकसित। मैकेनिकल इंजीनियर है ना? ठीक है। यस लाभ थर्मोडायनेमिक्स से क्या है? प्रथम लाभ क्या है? सर, किसी भी सिस्टम का एंट्रोपी सामान्यतः जीरो रहता है और वो बढ़ता नहीं है। सॉरी सर, मैं रिपीट करना चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा सर। जी जी बताइए। सर, and mass can energy can never be created and never be destroyed. डिस्ट्रॉय, ठीक है। मुख्यमंत्री जी कौन है? माननीय विष्णु देसाई। विष्णु देसाई जी। वो कहाँ के दौरे पे लास्ट टाइम? सर क्षमा चाहूंगा, मैं अभी आज का प्रमुख न्यूज क्या है? पेपर पढ़ गए आज? यस सर। क्या नहीं मिले? सर SIR के रिलेटेड पहला था न्यूज। दूसरा? सर दूसरा रायपुर के जो पोल्यूशन रिलेटेड था। पॉल्यूशन। अब रायपुर में इतनी भीड़ है, ठीक है, शाम को ट्रैफिक ज्यादा होता है, इसको बचाव के लिए क्या करना चाहिए? भीड़ को डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। अगर और अल्टरनेट रास्ते हैं उन्हें जाए ट्रैफिक। तो है ये अल्टरनेट रास्ते? रिंग रोड से सर उनको लोग प्रेफर करें, या फिर सर और सर टेक्नोलॉजी का इम्पोर्ट करके, जैसे सिग्नल्स में AI लगा के, ज़्यादा अगर खाली सिग्नल्स है तो उसमें कम टाइमिंग यूज़ हो, लोग यातायात ज़्यादा भीड़ ना बढ़े, और बढ़े तो उसके लिए हम पहले से व्यवस्था रखें। भारत और पाकिस्तान के संबंध के बारे में बताइए। तो भारत और पाकिस्तान के संबंध हमेशा से उतने अच्छे नहीं रहे हैं, और सर चूँकि हमारे यहाँ काफ़ी वारदात हुए हमारे वॉर में 2 बार, तो उसके बाद सर उतने बढ़िया नहीं है। पर चूँकि सर हम वसुधैव कुटुंबकम का पालन करते हैं, तो सर हम पहले से ही कोई भी उन पर पे वॉर करते, ना उनके लोगों से हमारी कोई दुश्मनी है। निश्चित तौर पे सर हम आतंकवाद को डिमोट करते हैं, हम लोगों या राष्ट्र के प्रति विरुद्ध नहीं हैं। अभी हाल ही में इंडिया पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थिति बनी, यस अवेयर हैं आप? यस मुझे ये बताइए, उस समय भारत के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि सिंधु नदी जल समझौते के तहत जो वाटर सप्लाई, उन्होंने वाटर सप्लाई रोक दी। तो आप भारत के इस कदम को किस हद तक उचित मानते हैं? क्या भारत सक्षम भी है पानी रोकने? सर, जल संधि समझौता तो आपने निरस्त किया था, पर वो एक प्रभाव का उससे प्रभाव डालने के लिए, दबाव डालने के लिए था कि वो आतंकवाद का साथ छोड़े और एक शांतिपूर्ण संबंध के साथ एक बेहतर राष्ट्र बने भी और हमसे भी संबंध रहे। बाकी सर उसका उद्देश्य कोई नैतिक रूप से तो नहीं। क्या भारत पूरी तरह सक्षम है पानी रोकने के लिए? हम सर थोड़ा डाइवर्ट कर सकते, पूरी तरह तो सर श्योर नहीं। श्योर नहीं है आप, ठीक है। तो यदि हमें पहले से पता ही था कि हम संधि को रद्द नहीं कर सकते हैं, तो संधि को रद्द कर दिए हैं और अभी भी इस पर कोई फैसला नहीं किया गया, हमें फिर से इसे बहाल कर देना चाहिए, पर नहीं किया गया। आपको क्या कारण समझ में आते हैं इसमें? एग्जैक्ट तो यही है कि हम जब तक कोई एक ठोस ना निकल जाए, और पहलगाम अटैक के बाद से जो उसके प्रति हमारे जो अटैक हुए थे, उसके के निर्णय के बाद हम इसे बहाल करेंगे। आपके हिसाब से इस आतंकवादी गतिविधियों को रोकने का ठोस कदम क्या हो कि पूरी तरीके से खत्म हो गया? पाकिस्तान से पाकिस्तान तो नहीं कहता कि मैं आतंकवाद को पनाह दे रहा हूँ, हम सिर्फ अभी अगर आतंकवाद की बात करें, जो हमारे क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियां हो रही है, पाकिस्तान में हो, हमको क्या करना है? हमारे क्षेत्र में इस गतिविधि को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए, तो आपके हिसाब से सबसे ठोस कदम क्या होगा? सर ऑपरेशंस करके हम वहाँ पे सफाया कर सकें, हमारे कोई अटैक ही नहीं हो। तो ये ऑपरेशन हमारी सरकार कर क्यों नहीं रही है? हमें तो सबके ठिकाने पता रहते हैं, केवल न्यूज में जब चर्चा में आना होता है या इलेक्शन सर पे होता है, उसी समय कोई बड़ा ऑपरेशन होता है और हमें पता चलता है। कहीं ना कहीं ये राजनीतिक फायदा उठाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है आपको? सर मुझे नहीं लगता कि केवल राजनीतिक फायदा है,
मेरा मानना है कि सर ये हम जब कभी हमारे पर कोई अटैक हुआ जैसे पहलगाम, तो उसके हम जवाबी कार्रवाई के रूप में किए। बाकी सर हमारा एक पॉलिसी है विदेश नीति में नेबर फर्स्ट पॉलिसी, तो उसमें सर हम बिल्कुल भी किसी नेबर को पहले प्राथमिकता देते हैं और उसके बाद अगर कोई हम पे अगर अटैक भी करते हैं तो हम अटैक भी उसके बाद जवाबी रूप से करते हैं। हम बिल्कुल सर पहले कदम में अटैक नहीं करते। वो हम पर अटैक करें ये भी हम प्राथमिकता दे देते हैं उन लोग को, ऐसा कह सकते हैं? सर ऐसा पूरी तरह से कहा नहीं जा सकता। अच्छा ये बताइए, ये जो युद्ध की स्थिति थी, भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक दूसरे के ऊपर एक्ट किया, रिएक्ट किया, दोनों की क्रियाविधि में अगर एक अंतर मैं पूछूं तो वो क्या होगा? सर सर हमने ज्यादा मार गिराए उनके आतंकवादी। ये आप न्यूज के आधार पर बोल रहे हैं? बिल्कुल सर। तो न्यूज के आधार पे तो हम पाकिस्तान में कब्जा भी कर लिए थे कुछ क्षेत्रों में। सर अभी ऐसा पूर्ण रूप से उसने कहा नहीं सकता। नहीं कहा जा सकता, ठीक है। चलिए, तो ये बताइए, साइकिलिंग करते हैं आप, बाइसिकल टर्म का हम यूज करते हैं, बाइसिकल क्या है? बाइसिकल क्यों कहते हैं उसको? सर दो पहियों के कारण उसे दो पहिए होते हैं इसलिए बाइसिकल होता है, ठीक। बाइसिकल में डाउन हिल चैंपियनशिप सुना आपने? यस सर। डाउन हिल चैंपियनशिप क्या है? सर ऊंची पहाड़ी क्षेत्र से जो नीचे की ओर कंपटीशन होते हैं पहले पहुंचने को उसे चैंपियनशिप। हमारे छत्तीसगढ़ में कहीं ऐसा होता है जहाँ इंडिया लेवल पे आपको पता हो? डाउन एक स्पेसिफिक चैंपियनशिप में होते हैं। नो। नॉर्मल चैंपियनशिप एशियन चैंपियनशिप डाउन हिल का सब ठीक है, डाउन हिल साइकिलिंग और ऑफ रोड साइकिलिंग दोनों में क्या अंतर है? सर डाउन हिल के पहाड़ी क्षेत्र फिर और सर दोनों क्षेत्र भी मतलब स्पेसिफिक अगर हम किसी लोकेशन की बात करें उसे ऑफ रोड बोल सकते हैं। ठीक, थैंक यू, जा सकते। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।